तो दोस्तों डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं और साइमन कमीशन के अगेंस्ट ये जो बनती है, ये जो आती है रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आपने क्या देखा लास्ट चीज़ कि दिस नोशन वॉज चैलेंज बाय विच नोशन के जो हिंदुस्तानी है वो अपने लिए सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ सकते, वो उतने सक्षम नहीं है। जैसा कि यहाँ पर लॉर्ड बर्किनहेड ने कहा था, हु वॉज द कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इट वॉज चैलेंज बाय इंडियन लीडर्स बाय फाइनलाइजिंग अ स्कीम विच पॉपुलरली केम टू बी नोन एज नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में, ठीक है। साइमन कमीशन का भी आना यहीं पर हुआ था, यहां पर आपने देखा 30 अक्टूबर 1928। तो जनता का जो आक्रोश था, जो गुस्सा था साइमन कमीशन के अगेंस्ट, इट मेड इट अपेरेंट दैट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शुड बी फ्रेम्ड बाय इंडियन देमसेल्व्स। आगे चलकर हमारे संविधान में किस तरह की बातें, किस तरह के प्रोविजंस, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, इसके लिए शाइनी नेहरू जी क्या लेकर आए थे 1946 में? ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। आगे चलकर ये हमारे संविधान में क्या बनता है मयूर? प्रियम्बल। ओरिजिनल प्रियम्बल में से कौन से 3 वर्ड्स मिसिंग थे कुणाल? श्रेया, कौन से 3 वर्ड ओरिजिनली मिसिंग थे प्रियम्बल के अंदर, ओरिजिनल प्रियम्बल में? और मयूर कहां से आए फिर ये बाद में? ऑफ वेरी गुड। तो लॉर्ड बर्किनहेड, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, he had challenged that the Indians he had challenged the Indians asking them to frame a constitution acceptable to all political groups in the country कि तुम अगर ज्यादा है, तुम्हें अगर हमारे रिफॉर्म्स अच्छे नहीं लगते, मतलब इस बारी ना अंग्रेज हमसे मुंह चला रहे हैं, उनके जो दिग्गज लोग हैं, जो टॉप की जो अथॉरिटीज है, वो हमसे मुंह चला रहे हैं कि हम जब भी सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं तुम कभी खुश नहीं होते उससे, तो हम तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हारे देश में कोई भी लीडर हो, कोई भी ग्रुप हो, तुम लोग बना लो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो कि तुम सबसे एग्री करवा पाओ और जहां पर किसी को कोई किंतु परंतु ना हो। समझ रहे हो? दे हैड चैलेंज्ड द इंडियंस आस्किंग देम टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल टू ऑल द पॉलिटिकल ग्रुप्स इन द कंट्री। हम इससे खुश हुए, क्यों? ये काम हमारे लिए इजी था। हमें करना क्या है श्रेया काम के लिए, बताओ, इसको इजी बनाने के लिए, इसको चैलेंज ना लेकर इसको एक एक्साइटमेंट का जरिया कैसे बनाना है? जो भी अपोजिंग ग्रुप्स हैं शाइनी, जिनके मतभेद अगर हमसे है भी, फॉर एग्जांपल मान लो मुस्लिम लीग, मान लो फॉर एग्जांपल हिंदू महासभा, एग्जांपल के लिए मान लो, उनके कोई लीडर्स की हमसे पड़ती नहीं है, उनको बोलो संविधान बनने जा रहा है, आप सबके ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, आओ सारे लोग टेबल पे बैठते हैं और अपने अपने ओपिनियन देते हैं, और इनको मोटा मोटी एक चिट्ठा, एक ड्राफ्ट देते हैं कि येस वी ऑल एग्री ऑन दीज पॉइंट्स, अब तो इंप्लीमेंट करके दिखाओ से। राइट से क्यों शैनी, है ना? तो इंडियन ओपिनियन ऑन दिस वाइटल इशू वॉज यूनाइटेड कि हम तो खुश हो गए, वाह यार बहुत अच्छी बात है, करके दिखाते हैं तुम्हें। द चैलेंज वॉज गिवन बाय लॉर्ड बर्किनहेड। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, तो श्रेया हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर मयूर, अगर 2024 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया कि किसने चैलेंज करा था इंडियंस को कि तुम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम एक ड्राफ्ट के तौर पर ही, भले ही मोटा मोटा एक चिट्ठे के तौर पर एक बनाकर दिखाओ, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड हो उसके आइडियोलॉजी से या फिर उसके अगेंस्ट हो, लेकिन अंग्रेजों के हाथ में एक ऐसा चिट्ठा दिया जाए जिससे सारी पार्टीज इंडिया की एग्री करे और इंडियंस ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिसमें किसी को कोई किंतु परंतु ना हो। ये चैलेंज किसने दिया था हिंदुस्तानियों को? लॉर्ड बर्किनहेड। और कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और ये एक्सेप्ट किसने करा चैलेंज? इंडियन लीडर्स ने एक्सेप्ट करा। और इसके लिए कौन सी रिपोर्ट आती है? नेहरू रिपोर्ट। एक बात मैं आपको बता दूं, ये नेहरू जी ना श्रेया, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है मयूर, कहां गए नेहरू रिपोर्ट, हाँ ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये नेहरू जी के पापा हैं। ये तो अभी देखो ना, यहां पर देखो, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस अभी तो न्यू वेव ऑफ यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को।
अभी जवान लौंडे हैं अभी ये पंडित नेहरू, अभी जो भी कुछ है अभी इनके पापा हैं। कभी मैच्योर नेहरू जेल गए हैं 2 साल के लिए? ये यूथ थे तभी तो चले गए ना, वरना एक बात बताओ, मैच्योर नेहरू मतलब समझ मैं नेहरू जी की जिंदगी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक यूथ फेज एक मैच्योर फेज। एडल्टहुड के फेज में, मतलब एडल्टहुड तो नहीं, मतलब ठीक है, एडल्ट फेज, उसके अंदर क्या ये रेवोल्यूशनरीज का साथ देते थे? लेकिन शुरू शुरू में इनके अंदर रेवोल्यूशनरी जील थी ना, है ना? बाद में लेकिन ये कैसे हो गए थे? गांधीवादी, राइट? मरते दम तक गांधी जी के मतलब उसमें रहे, उसके आदर्शों पे उनका पालन करा। द चैलेंज वॉज गिवन बाय लॉर्ड बर्किनहेड, इट वॉज टेकन अप एंड द मीटिंग्स ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन February, May एंड August 1928। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मतलब क्या? अभी मैंने आपको क्या बताया, सभी जुटों और सभी दलों के नेताओं को एक साथ बुला लो, लेट्स फॉर्मुलेट अ चिट्ठा ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? The All Parties Conference appointed a subcommittee in 1928 under the chairmanship of Motilal Nehru ji to draft a constitution. The draft was called the नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928। और ये नेहरू कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर। नेहरू रिपोर्ट एक पहला ऐसा मेजर प्रयास था हिंदुस्तानियों के द्वारा कि हम जो है अपने खुद के लिए अपना संविधान का एक ढांचा तैयार कर सकते हैं। इस कमेटी के अंदर कौन था? ये जो बनाई गई ना अभी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सब कमेटी बनाई थी अंडर मोतीलाल नेहरू, कौन कौन था? ये नाम इंपॉर्टेंट है, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MSNA, मंगल सिंह, अली इमाम, शुआब कुरैशी एंड जिया प्रधान। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। तेज बहादुर सप्रू, हेड कौन कर रहे हैं इसको? चेयरमैन मोतीलाल नेहरू। 8वें तो वो हो गए। मेंबर्स कौन कौन है? तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MSNA, मंगल सिंह, अली इमाम, शुआब कुरैशी एंड जिया प्रधान। इस रिपोर्ट को फाइनलाइज करा गया अगस्त 1928 में। हमें क्योंकि ड्राफ्ट ही तो देना था, तो हमें टाइम क्यों लगाना, है ना? कि हाँ, इन सारे पॉइंट्स पर ये सारे हिंदुस्तानी के ग्रुप्स, जुट, पार्टी सब रेडी हैं, चाहे कांग्रेस के विचारों से जो सहमत हो चाहे ना हो। द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेहरू कमिटी वर यूनानिमस एक्सेप्ट इन वन रिस्पेक्ट। मतलब यूनानिमस मतलब कोई भी किंतु परंतु किसी को भी नहीं था, सबने मिलकर सोच विचार कर ये बनाया था, एक्सेप्ट इन वन रिस्पेक्ट। While the majority favored the dominion status as the basis of the constitution, a section of it wanted complete independence। यानी कि इनमें मतभेद और मनमुटाव एक ही चीज का था। ज्यादातर ये जो नेहरू रिपोर्ट के साथ एसोसिएटेड जो उसकी सब कमेटी के जो मेंबर्स थे, जो लोग थे, वो क्या कह रहे थे? ज्यादातर लोग, लगभग 70 to 75% लोग, कि यस हम 50% उसमें मान जाएंगे समझौते में कि डोमिनियन स्टेटस जैसा कोई चीज आ जाए जहां पर हम लोग पावर शेयरिंग करें अंग्रेजों के साथ। लेकिन एक सेशन क्या चाह रहा था? अब डोमिनियन स्टेटस की कोई मांग नहीं होगी, वी वांट पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द बेसिस विद द मेजोरिटी सेक्शन गिविंग द लेटर सेक्शन लिबर्टी ऑफ एक्शन। कि मतलब हाँ, तुम भी बताओ कि तुम्हें क्या लगता है। मतलब बस इस चीज को लेकर एक वो था दोनों उसके ग्रुप्स के बीच में। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट द 1927 मद्रास कांग्रेस सेशन, रेजोल्यूशन एक पास हुआ था विच बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन। वर्किंग कमेटी ऑथराइज करी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए प्रिपेयर करा जाए इन कंसल्टेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ये मिलते हैं एट अ कॉन्फ्रेंस इन February 1928
and this came to be known as All Parties Conference. The conference was presided over by Dr. M. A. Ansari, मुख्तार अहमद अंसारी, राइट। और 1927 में एक सेशन हुआ, फरवरी 1928 में मिलते हैं और रिपोर्ट कब तक फाइनलाइज करके दे देते हैं, अगस्त 1928। देख लो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहली बार इतना क्विक एक्शन होने जा रहा है। कितने महीने हो गए फरवरी से अगस्त तक? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने है ना। रिकमेंडेशंस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। ज्यादातर लोग इसके फेवर में थे, तो क्या माना जाएगा? पूर्ण स्वराज या डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। द रिपोर्ट रिकमेंडेड द डोमिनियन स्टेटस ऑन लाइंस ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियंस एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिजायर्ड बाय इंडिया। यानी कि आप भले ही सत्ता में बैठे हो, लेकिन कोई बात नहीं, सारे प्रोविंसेस, सारे डोमिनियंस या हिंदुस्तान के जो भी अलग अलग इलाके हैं, वहां पर हिंदुस्तानी के ऊपर हिंदुस्तानियों का ही एक प्रशासन चले, एक शासन चले, ठीक है, लॉ चले। ये है डोमिनियन स्टेटस। रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। याद है साइमन कमीशन ने बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कंसेप्ट सही है और उसको एक्सटेंड करना चाहिए, एक बार बस हिंदू मुस्लिम के बीच में जो मनमुटाव है वो शांत हो जाए। बट रिजेक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। द रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। द रिपोर्ट रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स ऑन विच प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर बेस्ड। कौन से रिफॉर्म्स? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। इंस्टेड अ डिमांड फॉर ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स एट द सेंटर and in provinces where they were in minority in proportion to the Muslim population there with right to contest additional seats। यानी कि अब ये बोल रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बल्कि इन्होंने क्या प्रपोज करा है? ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम। और मुसलमानों को हम लोग सेंट्रल लेवल पर साथ लेकर आना चाहते हैं, और उन प्रोविंसेस में जहां पर वो माइनॉरिटी में है उनके पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको सीट्स अलोकेट करी जाए। यानी कि देख रहे हो, जब मुसलमान भाई ये वाली चीज सुनेंगे तो खुश होंगे कि नहीं होंगे कांग्रेस से और भी लीडर से? फिर वो जाएंगे अंग्रेजों की तरफ बहकर उनको अप्रोच करने, जैसा कि याद है वो शिमला डिक्लेरेशन में चले गए थे। फंडामेंटल राइट्स। द रिपोर्ट ऑल्सो रिकमेंडेड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात होती है, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। द रिपोर्ट रिकमेंडेड, नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। अभी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि ये मांग रहे हैं डोमिनियन स्टेटस, इसलिए उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सरकार जो चलाओगे, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से चलाना और किसी भी हिंदुस्तानी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये तो इनकी रिपोर्ट जो है ये दे रहे हैं ना अपनी साइड से, अब होता क्या वो आगे देखा जाएगा। इंडियन पार्लियामेंट एट द सेंटर कंसिस्ट ऑफ अ 500 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। अ 200 मेंबर सीनियर टू बी इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल काउंसिल्स। ये इनकी डिमांड थी। 500 कहां पर? 500 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियन पार्लियामेंट में सेंट्रल लेवल पर, और प्रोविंशियल काउंसिल्स में कितने कितने लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए? हर एक जगह पर 200 लोगों का। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स टू हैव अ टेन्योर ऑफ 5 years। इनको एक ड्राफ्ट प्रपोज करने को कहा गया था। मयूर, खुशी खुशी में रिपोर्ट तो ऐसे दे रहे हैं, ये भी कर देना वो भी कर देना, जैसे मान ही ली जाएगी रिपोर्ट, है ना। हाँ, सारी चीजें चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हेडेड बाय गवर्नर जनरल। ऑब्वियस की बात है, गवर्नर जनरल क्यों ऐड करेगा इसको? बिकॉज स्टेटस इज डोमिनियन स्टेटस, है ना। ही वुड बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बट पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। ये एक्सेप्ट कर लिया क्या? ही वुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट कौन होंगे? इंडियंस। सुप्रीम कोर्ट वॉज टू बी स्टैब्लिश्ड प्रॉपर तरीके से। अब आप कहोगे ऐसे तो उधर था, कलकत्ता में था, नहीं, प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट यहां पर फेडरल कोर्ट, ठीक है, विद वाइड रेंजिंग पावर्स। प्रोविंशियल काउंसिल्स टू हैव अ 5 year tenure। इट वुड बी हेडेड बाय गवर्नर एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अगेन वहां पर कौन होगा? इंडियंस। फुल प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। Full protection of cultural and religious interests of Muslims. Complete disassociation of state from religion. And the report recommended linguistic provinces.
आगे चलकर श्रेया याद है ना, यही आधार बनता है ना स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन का। पी श्रीरामुलु, श्रीरामुलु, विशाल आंध्रा मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट एंड प्रिंसली स्टेट्स। A complex problem which confronted the Nehru Committee was regarding the status of princely states. 1927 में जो लोग थे princely states के, they formed state people's conference with a view to introduce self-governing institutions. This move threatened the interests of the princes, who sought the help of the British in this matter. The result was the appointment of a committee under the chairmanship of Sir Harcourt Butler. उसको क्या कहते हैं? बटलर कमेटी। बटलर कमेटी लेड स्ट्रेस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थ्रू ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। यानी कि सुप्रीम कौन होगा? अंग्रेजी हुकूमत सुप्रीम होगी, लेकिन इंडिपेंडेंट तरीके से जो भी ये रियासतें हैं अपना जैसा कुछ चला रही है वो चला सकती है। नेहरू कमेटी क्रिटिसाइज द अपॉइंटमेंट ऑफ बटलर कमेटी एंड स्टेटेड दैट द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पैरामाउंटेसी शुड बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स they were to be referred to the Supreme Court. यानी कि अब दिक्कत क्या आ गई थी? किसको साथ लेकर चलना? प्रिंसली स्टेट्स के लोगों को साथ लेकर चलना। वही वाली बातें मैं आपसे कहता हूं ना कि जब घर में ये हालात हो तो बाहर के लोगों से क्या एक्सपेक्ट करना? सब कुछ अच्छा चल रहा है श्रेया। 1927 में जो लोग थे प्रिंसली स्टेट्स के, उन्होंने अपनी खुद की कॉन्फ्रेंस बना ली, स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, विद अ व्यू टू इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। और याद है फिर आगे चलकर अंग्रेजों को जब ये लगता है कि हाँ सच में प्रिंसली स्टेट्स के लोग जो इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते हैं, तो वो याद है क्या होता है ये टू नेशन थ्योरी के तहत जब ये माउंटबेटन प्लान आता है, 3 ऑप्शन रखे जाते हैं हिंदुस्तानियों के सामने। पहला ऑप्शन टू ज्वाइन इंडिया, सेकेंड ऑप्शन टू ज्वाइन पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन टू रिमेन इंडिपेंडेंट। और तब पटेल साहब समझाने के लिए क्या कहते हैं उनको कि हाँ बना लो तुम अपनी कंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे कंटिन्यू करो। कोई बताओ, अगर कल को 4-5 रियासतें मिलकर तुम पर अटैक करती है तो किससे उम्मीद मत रखना। हाँ, बल्कि हम इन्वॉल्व हो जाएंगे उनके साथ तुम पर अटैक करने के लिए। कह रहे भाई साहब तो बुरा मान के बताओ कहाँ है स्टूडेंट सेशन का डॉक्यूमेंट। द चेयरमैनशिप ऑफ सर हार्कट बटलर। बटलर कमेटी लेड स्ट्रेस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थ्रू ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। ये सेम चीज लिखी हुई है, चलो ठीक है छोड़ दो। यहां से लेकर यहां तक ना चेयरमैनशिप वाली जो चीज थी ना, उन्होंने दोबारा लिख दी यहां पर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया है, या फिर जो आगे चलकर आपको पता है कि जो जब सारी एशिया और अफ्रीका की कॉलोनीज एज वेल एज दूसरे जो दुनिया के अलग अलग कोनों में ब्रिटेन ने जो कॉलोनीज बना रखी थी, ये एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बनाते हैं, ठीक है। मुझे आप एक बात बताओ, ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का जो हेड होगा वो कौन होता है? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हेड कौन होता है? अरे वो तो ठीक है, हाँ बंद कौन कह रहे ब्रिटेन। ये क्या कैसी बात है ना यार, वैसे है ना। इंडिया का फ्लैग कहां देखने को मिलता है इंडिया में? मोनार्क होता है वहां का, किंग हो चाहे क्वीन हो। अभी तक क्वीन एलिजाबेथ 2 थी उसकी हेड, अब कौन है? प्रिंस चार्ल्स, ठीक है। अच्छा, और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस जो है, मेंबर कंट्रीज के बीच में एक फ्रेंडली नेचर को बढ़ाने के लिए या फिर दुनिया में एक सॉफ्ट पावर की अप्रोच को अपनाने के लिए वो क्या कंडक्ट करवाता है? वेरी गुड, कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स भी ना मयूर उसी के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के द्वारा, पता है? उसी के हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। नेहरू रिपोर्ट एंड द कम्युनल डायलेमा। अच्छा, व्हाट इज समथिंग कॉल्ड एज कम्युनल?
जब यस आप किसी सेक्शन को, एक कम्युनिटी को कलर देने की कोशिश करते हो, कलर देने की कोशिश मतलब ये लाइन मैंने क्यों बोली, इसका क्या मतलब है, कलर देने की कोशिश, स्पेशली हाईलाइट करते हो, और उसकी उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंसेस आते हैं, राइट। नेहरू रिपोर्ट एंड द कम्युनल डायलेमा। दो द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वॉज इट स्टार्टेड एंथुसियास्टिकली एंड यूनाइटेडली बाय पॉलिटिकल लीडर्स, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जुटों में, ग्रुप्स में कुछ डिफरेंसेस थे, और ये चीज जो है लगातार फेस करने को मिल रही थी उस टाइम के हिंदुस्तान में इन सारे नेशनल लीडर्स को। एंड नेहरू रिपोर्ट गॉट इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रोवर्सीज ओवर द इशू ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। The dilemma in which Motilal Nehru and other secular leaders found themselves was not easy to resolve. If they conceded more to Muslim communal opinion, याद है अभी उन्होंने बोला कि हाँ सेंट्रल लेवल पर हम मुस्लिम के साथ पावर शेयर करेंगे, जहां पर वो माइनॉरिटी में होंगे तो उनकी पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको सीटें हम दे देंगे। अगर वो ये मान लेते हैं, इफ दे कंसीडर्ड मोर टू मुस्लिम कम्युनल ओपिनियन देन हिंदू कम्युनिस्ट वुड विड्रॉ सपोर्ट, तो वो नहीं मानेंगे। एंड इफ दे सेटिस्फाइड द हिंदूज देन मुस्लिम लीडर्स वुड बी एस्ट्रेंज, वो गुस्सा हो जाएंगे। इन द इवेंट दैट नो फर्दर कंसेशंस वर फोर्थकमिंग, मोहम्मद अली जिन्ना जो है अभी तक सपोर्ट कर रहा था ना नेहरू रिपोर्ट को, वो इसने अपने विड्रॉ कर लिया डिसीजन एंड प्रपोज हिज फेमस 14 पॉइंट्स विच वर बेसिकली रीआइटरेशन ऑफ हिज ऑब्जेक्शंस टू द नेहरू रिपोर्ट। अभी देख रहे हो कितने अच्छे से सपोर्ट करा जा रहा था मुस्लिम लीग के द्वारा, जिन्ना के द्वारा यहां पर, और अब ये जो है ये अलग हो गए। Compromise. Muslim League disassociated itself and stuck to its demand for reservation of seats for the Muslims. जबकि नेहरू रिपोर्ट में क्या बोला जा रहा था, सेंट्रल लेवल पर हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, मुस्लिम्स के साथ पावर शेयर करेंगे सेंट्रल लेवल पर, और प्रोविंशियल लेवल पर जहां जहां पर वो माइनॉरिटी में होंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिस्टम भी तो सही है, आज भी तो ऐसे ही। एक बार बताना जरा श्रेया, जो 6 मिलियन का जो आधार है हिंदू मुसलमान को सबको हटाओ, आज भी पॉपुलेशन के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बनती क्या डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, है ना। लेकिन ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली बात है ना, ये मोहम्मद अली जिन्ना दोबारा ये छेड़ देगा। देखो यहाँ पर मुस्लिम लीग डिसएसोसिएटेड इटसेल्फ एंड स्टक टू इट्स डिमांड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम। पहले यूटर्न मार रहा था, अब वापस आ गया, नहीं नहीं मुस्लिम्स के लिए तो सेपरेट सीट होनी चाहिए, स्पेशली इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड इन द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। The concessions made in the Nehru report to Hindu communists, it included the following: joint electorates were proposed everywhere, but reservation for Muslims only where they were in minority. अब ये जो है ये नेहरू रिपोर्ट में कही गई थी ये बातें। Sindh to be detached from Bombay only after dominion status was granted and subject to weightage given to Hindu minority in Sindh. Political structure proposed was broadly unitary as residuary powers rested with the center. लेकिन इसके अगेंस्ट में, नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में जिन्ना ने क्या अमेंडमेंट प्रपोज करी एट द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ता में हुई थी दिसंबर 1928 में, ये बाद में एक और कॉन्फ्रेंस होती है, टू कंसिडर द नेहरू रिपोर्ट। जिन्ना प्रपोज 3 अमेंडमेंट्स टू द रिपोर्ट। क्या बोला जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर शुड बी देयर, reservation to Muslims in Bengal and Punjab legislatures proportionate to their population till adult suffrage was established, and residual powers to provinces. अब ये जो डिमांड्स है नेहरू रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करना थोड़ी सी मुश्किल थी। मुस्लिम लीग की डिमांड को यहां पर हम लोग देखते हैं। दिसंबर 1927 में लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम लीडर्स ये दिल्ली में मिलते हैं एट मुस्लिम लीग सेशन एंड दे इवॉल्व 4 प्रपोजल्स फॉर द डिमांड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि नेहरू रिपोर्ट है बेसिकली एक तरीके से। These proposals, which were accepted by the Madras session of the Congress in December 1927, came to be known as Delhi proposals. लेकिन उसके विपरीत हिंदू महासभा was opposed to the proposal for creating new Muslim majority provinces and reservation of seats for the Muslim majorities in the Punjab and Bengal. Hindu Mahasabha demanded a strictly unitary structure, and this attitude of the Hindu Mahasabha, it complicated matters. ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये वही जो बात है ना, ये जो 4 प्रपोजल्स हैं, इन 4 प्रपोजल्स को आप यहां देख लो।
ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम। 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए पंजाब और बंगाल में इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, सिंध मुसलमानों के लिए, बलूचिस्तान मुसलमानों के लिए, NWFP मुसलमानों के लिए। और आपको पता ना ये चीज आगे चलकर इतने सारे मुसलमान NWFP में थे, लेकिन खान अब्दुल गफार खान को लगता है कि लॉयल मुसलमान है ये, है ना, तभी तो वो बोल देता है कांग्रेस को और लीडर्स को क्या रेफरेंडम करवा लो, कोई बात नहीं, मेरी गारंटी, ये सब लोग इंडिया की तरफ ही वोट करेंगे, है ना। वरना अगर हमें पता होता कि वो पाकिस्तान की तरफ वोट करने को तैयार है तो कश्मीर में करवाया क्या आज तक हमने रेफरेंडम? हमें डर लगता है ना, पाकिस्तान को भी डर लगता है। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, जब वो देखेंगे कि उनकी बातें मानी नहीं जा रही, मुस्लिम लीग की कोई बात नहीं है, अब ये ना इस अकड़ में आ जाएंगे कि अब तो मैं ना मरते दम तक 1947 तक एक ही डिमांड करता रहूंगा, घुमा फिरा के। अब ये ना अब अपने असली औकात पर आ जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। अब पता क्या बोलेगा? नहीं चाहिए भाई मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स और प्रोविंसेस वगैरह, आई वांट पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 नेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। इंडिया विल बी द लैंड फॉर हिंदूज एंड पाकिस्तान लैंड फॉर मुस्लिम्स। एक बात बताना, 2 नेशन थ्योरी के चलते और माउंटबेटन प्लान के चलते लॉर्ड लुई माउंटबेटन को शायद सपने आ रहे थे कि पाकिस्तान बनाना है। कुछ तो जुट ग्रुप दल के नेता डिमांड तो कर ही रहे थे ना हिंदुस्तान से ऐसी, उनको तो मौका चाहिए था। ये अंग्रेजों ने हर जगह यही रवैया अपनाया, कहीं पर भी जाने से पहले ना, उस देश को छोड़ने से पहले हमेशा ये यही कूटनीति अपनाकर गए कि उसको डिवाइड करवाना। आप अफ्रीका को देख लो, मैंने आपको बताया था ना, अफ्रीका को तो प्रॉपर स्केल पर रख के डिवाइड करा था। आज भी उसके आपने बॉर्डर देखिए जैसे सीधे सीधे जाते हैं, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। ऐसा कभी कोई बॉर्डर होता है किसी का बिल्कुल सीधा जा रहा हो? ठीक है, तो हम पहले ये वाली बात करते हैं। जिन्नास 14 points 1929। When Jinnah's demand were not accommodated further, Jinnah withdrew his support to the Nehru report and proposed his famous 14 points। यार इसके अंदर ना साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन इस चैप्टर के अंदर, नेहरू रिपोर्ट, कौन कौन से लीडर्स थे और जिन्ना के 14 पॉइंट्स, ये प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, आपको इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहां पर आपके लिए 3 चीजें लर्न करने को, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस, नेहरू रिपोर्ट उसके मेंबर्स और उनकी रिकमेंडेशंस, और मुस्लिम लीग की या फिर मोहम्मद अली जिन्ना की कौन सी बातें नहीं मानी गई, उनकी क्या डिमांड थी, और कुल मिलाकर ये चौथी बात ये जिन्ना के 14 पॉइंट्स, और ये आपको लर्न होने चाहिए। जैसे वर्ल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में जब मैं आपको कहता हूं ना कि वर्सलीज ट्रीटी के सारे पॉइंट्स, टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स आपको पता होना चाहिए, कुल मिलाकर ये उतनी इंपॉर्टेंट बात है जिन्ना के 14 पॉइंट्स। These 14 points were to become the basis of all future propaganda of the Muslim League। अब मुस्लिम लीग इन्हीं के अनुसार चलेगी जब तक उसका अस्तित्व रहेगा। The 14 points were as follows: Federal Constitution with residual powers to the provinces। एक फेडरल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन बने जिसमें रेसिडुअरी पावर्स दी जाए प्रोविंसेस को भी। देयर शुड बी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। No constitutional amendment by the center without the concurrence of the states constituting the Indian Federation। आगे चलकर देख रहे हो श्रेया, यही एक तरीके से बेस है ना आज के टाइम में आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी, जब हम राज्य को भी लेकर चलते हैं साथ में, हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। All legislatures and elected bodies to have adequate representation of Muslims in every province without reducing a majority of Muslims in a province to a minority or equality। हमें ना इक्वल स्टेटस चाहिए मुसलमानों का, ना माइनॉरिटी स्टेटस चाहिए। ऑल लेजिस्लेचर्स एंड इलेक्टेड बॉडीज टू हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन एवरी प्रोविंस विदाउट रिड्यूसिंग अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम। मतलब वो वाले प्रोविंस जो ये मांग रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कह रहे हैं। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सर्विसेज एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। 1/3 of Muslim representation in central legislature. In any cabinet at the center of the provinces, 1/3 to be Muslims. Separate electorates. No bill or resolution in any legislature to be passed if 3/4 of a minority community considers such a bill or resolution to be against their interest। कोई भी टेरिटोरियल redistribution जो होगा, it should not affect the Muslim majority in Punjab, Bengal, in NWFP, जैसा कि यहाँ पर ये डिमांड भी कर रहे थे।
लेकिन अब इन्होंने ये देख रहे हो, सिंध बलूचिस्तान NWFP था, और अब ये जो है अब ये चेंज हो गया, पंजाब बंगाल एंड NWFP। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, ये इन्होंने बोला हाँ ये होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन NWFP इन बलूचिस्तान, फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल द कम्युनिटीज एंड प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज। तो जो हम एंड में क्या कह सकते हैं, यंग लीडर्स लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दे वर नॉट सेटिस्फाइड बाय डोमिनियन स्टेटस, जैसा कि नेहरू रिपोर्ट में लिखा गया था। ठीक है, अब मतलब बात ये नहीं है कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पिताजी का अगेंस्ट आ रहे हैं, वो बात उनके पिताजी की नहीं थी। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू सिर्फ चेयरमैन है, ठीक है, और सिर्फ उनकी नहीं चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि अपने पिताजी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये एक न्यूट्रल स्टैंड से अपना ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे हैं कि यार डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज सही होता है। इंस्टेड दे डिमांडेड दैट द कांग्रेस शुड अडॉप्ट पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज इट्स गोल। जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दे जॉइंटली सेट अप द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा एंड सिख कम्युनिस्ट, दे वर ऑल्सो अनहैप्पी अबाउट द नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस ने डिसाइड करा that if the government did not accept a constitution based on dominion status by the end of the year, the Congress would not only adopt complete independence as its goal, जब मतलब कांग्रेस ने बेसिकली ये बोला कि अगर गवर्नमेंट जो है, सरकार ब्रिटिश हुकूमत जो है, इफ इट डिड नॉट एक्सेप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन डोमिनियन स्टेटस इस साल के एंड तक, उसके बाद हम डोमिनियन स्टेटस से एक नेक्स्ट लेवल पर अपनी डिमांड को लेकर जाएंगे। वी वुड नॉट ओनली अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज आवर गोल, बट we will also launch a civil disobedience movement to attain that goal। और ऐसा होगा, ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, छोटा सा चैप्टर था, लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस या जो भी लोग एसोसिएटेड है, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 पॉइंट्स, ये आपको पता होने चाहिए। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ, साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट 1927 to 1930। Thank you very much for discussion.